वेलकम बैक। भारत में अभी चुनाव चल रहे हैं 4 राज्यों में। चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इन डेप्थ समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वर्ड ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन फॉर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। पंचायत और लोकल बॉडी या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हम इस समय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार हुआ। जो आर्टिकल इसको पावर देता है, ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड इलेक्शंस इन इंडिया एट सेंट्रल लेवल। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन हमने संविधान को लागू किया था। गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर चुनी हुई सरकार और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स कानून बनाते हैं, शासन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी ऑफ इलेक्शंस। इस लाइन के अंदर सब कुछ आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 324, भारत के संविधान का आर्टिकल 324, कंट्रोल ऑन इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स का पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 324 कहता है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ये कुछ भारत के प्रेसिडेंट तय करते हैं। मौजूदा समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 सदस्य हैं, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इन्हें बढ़ा भी सकते हैं। आर्टिकल 325, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बात कर रहे हैं ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 कहता है 1 जनरल इलेक्टोरल रोल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी जाति का, समुदाय का व्यक्ति एक ही इलेक्टोरल रोल का पार्ट होगा, चाहे उसमें भारत के प्रधानमंत्री हो या किसी नदी के किनारे पर नाव चलाने वाले नाविक। कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार का भारत के संविधान की वोटर लिस्ट में नहीं किया जाएगा। सबके मताधिकार का पावर एक होगा, बराबर होगा। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो चुनाव होगा वो एडल्ट सफरेज पे होगा। एडल्ट सफरेज वर्ड या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सबके वोट का पावर एक। 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सबको वोटिंग का अधिकार। नेचुरली कुछ कानून है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन एडल्ट सफरेज के आधार पे होगा, जनता चुनेगी। याद रखिए, राज्यसभा का चुनाव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव आम जनता नहीं करती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एडल्ट सफरेज पर आधारित है। एडल्ट सफरेज इज द वर्ड। आर्टिकल 327 से 329 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट इलेक्शन से जुड़े हुए लॉ बना सकता है और उसमें कोर्ट का पावर इंटरवेंशन लिमिटेड है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 और आर्टिकल 327 से 329, ये आर्टिकल्स भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर से जुड़े हुए हैं। कंपोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक से ज्यादा मेंबर्स होंगे। प्रेजेंटली 3 हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसके चेयरमैन होंगे, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लेकिन जो लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगा। ईसीआई से जुड़े हुए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी पार्लियामेंट का पावर है। मोस्ट रिसेंटली एक एक्ट पास हुआ है ईसीआई से रिलेटेड भारत के पार्लियामेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट
कंडीशंस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 जो जनवरी 2024 में पास हुआ है और लागू हो गया है। एक लाइन में अगर कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट लॉज रिलेटेड टू देम आर मेड बाय पार्लियामेंट। खुद का अपना इनका कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट है? इज इट फुल्ली इंडिपेंडेंट? ये डिजाइन टू बी इंडिपेंडेंट तो है, मतलब इसको इंडिपेंडेंट रहने के लिए डिजाइन किया गया है भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर डिस्कशन और कंट्रोवर्सीज होती है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम प्योरली बुकिश बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट हो सकता है, उसी तरह सीईसी भी हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। दे आर पावरफुल। अदर इलेक्शन कमीशनर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है चुनाव के समय पे इलेक्टोरल रोल्स बनाने में, चुनाव को कंडक्ट करने में, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेपुटेशन पे माना जाता है। उनका पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाता है उस समय, जब तक वो इलेक्टोरल रोल और चुनाव का काम कर रहे होते हैं। लॉज यूज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से लॉ यूज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सिंपल सी बात है। आर्टिकल 324 जैसा मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जिसमें इलेक्टोरल रोल्स, एलोकेशन ऑफ सीट, डिलिमिटेशन और वोटर क्वालिफिकेशन का पावर और कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अनुसार कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस, करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्शन पिटिशंस एंड बाय इलेक्शंस एक्सेट्रा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है, कंडक्ट करता है, अपनी अथॉरिटी को यूज करता है। इसके अलावा जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 का एक कानून है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा पर, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करता है चुनाव कंडक्ट कराने के लिए। मेन मकसद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्री और फेयर चुनाव कराना, चाहे उसके लिए किसी भी ब्रॉड लेवल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाना पड़े। जहां पर लॉ क्लियर नहीं है वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे प्रकार के पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली करता क्या है? देखो, भारत के अंदर जो भी चुनाव होते हैं वो कुछ चरणों में होते हैं। पहला, बिफोर इलेक्शंस, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और इलेक्शन होने वाले होते हैं, उस समय भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर और रिवाइज करता है, स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एंश्योर करता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिलिमिटेशन, अपॉइंट्स एंड इलेक्शन मशीनरी, पूरी इलेक्शन मशीनरी को अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद एंश्योर करता है रेडीनेस ऑफ पोलिंग स्टाफ, ईवीएम्स एंड सिक्योरिटी प्लान्स फॉर द इलेक्शन। ठीक है। इसके अलावा बिगेस्ट एग्जीक्यूशन जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ग्राउंड लेवल पर, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इन लोगों के द्वारा ईसीआई इलेक्शन का एग्जीक्यूशन करता है ग्राउंड लेवल पर। जब चुनाव अनाउंस हो जाते हैं, चुनाव से पहले, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, जैसा हमने देखा है एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेट ऑफ नॉमिनेशन बताते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्क्रूटनी होती है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन होता है, पोलिंग और काउंटिंग। ये अनाउंसमेंट के बाद, मतलब कब होगा ये वाला अनाउंसमेंट होता है कि इतनी तारीख को ये करना है, इतनी तारीख को आप नॉमिनेट कर सकते हो, इतनी तारीख को आप अपना विड्रॉल कर सकते हो नाम का, और इतनी तारीख को पोलिंग होगी, इतनी तारीख को काउंटिंग होगी। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस कर देता है इलेक्शन शेड्यूल, उस दिन से एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्ट में आ जाता है। देश के अंदर जहां चुनाव हो रहा है स्टेट के अंदर, वहां एमसीसी अप्लाई हो जाता है। ड्यूरिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के दौरान एक्सेप्ट और डिस्क्वालीफाई करने का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। नेचुरली कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स के अनुसार ही होता है, लेकिन ईसीआई ही ये काम करता है। एफिडेविट लेते हैं कैंडिडेट से, वो अपलोड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर, जिसको कोई भी आम जनता देख सकती है कि कैंडिडेट के पास कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है, कितने क्रिमिनल केस इस पर चल रहे हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन सी वोटर लिस्ट पे, कौन से पेज पे, कौन से रोल पे इनका नाम सेव्ड है, कहाँ के वोटर हैं, इनके माता पिता एड्रेस, मेजर व्यवसाय क्या है, वाइफ के नाम पे पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम की थी, खुद के नाम पे पिछले साल की फाइनेंशियल इनकम कितनी थी, वो सारी चीज़ें अनाउंस होती है, डिक्लेयर होती है।
ड्यूरिंग कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है कि ड्यूरिंग कैंपेन क्या काम करते हैं वोटर, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं। एमसीसी एनफोर्स करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। कैंपेन एक्सपेंडिचर डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ऑब्जर्वर डिप्लॉय करता है। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी ना हो यह इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हेट स्पीच और पेड न्यूज इन दोनों को भी मेंटेन करने का ट्राई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता। वायलेशन ऑफ कैंपेन रूल्स अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कैंपेन एक्सपेंडिचर। हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही अनरियलिस्टिक लिमिट सेट कर देता है एक्सपेंडिचर की, कि कोई भी कैंडिडेट 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा अपने चुनाव में। और हम चुनाव के दौरान देखते हैं कि 20-20 करोड़ लोग चुनाव पे खर्च कर देते हैं। पूरा शहर पोस्टर से पाट देते हैं, भैया जी वेलकम, वोट फॉर दिस पर्सन। हजारों न्यूज़पेपर ऐड चल रहे होते हैं उस समय कैंडिडेट के। तो इनकी शिकायत होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि आपने 5 लाख से बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। तो कैंडिडेट सिंपल एक बात कहते हैं, जी मैंने नहीं किया, मेरे सपोर्टर्स ने किया। आपने मुझे 5 लाख की लिमिट दी थी, आई हैव ओनली स्पेंड 5 lakhs, लेकिन जो बाकी के 19 करोड़ और 95 लाख खर्च हुए वो तो मेरे सपोर्टर्स ने किए, इसलिए मेरे खाते में मत जोड़ो। तो यहाँ पे एक तरह से बचकाना सा और भद्दा सा लगता है कि इलेक्शन कैंपेन पर एक्सपेंडिचर सेट करना, क्योंकि इसकी खुलेआम धज्जियां हर चुनाव में उड़ती है। पोल डे वाले दिन क्या होता है? पोल डे वाले दिन नेचुरली पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं, वहां पर पोलिंग पार्टीज होती है, इनके ऊपर ऑब्जर्वर्स होते हैं, फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। ओवरसीज स्मूथ कंडक्ट ऑफ पोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अल्टीमेटली मकसद एक ही है कि चुनाव बहुत इजीली और स्मूथली हो जाए और फेयर एंड फ्री हो जाए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, फ्री एंड फेयर वोटिंग होके कोई देश को नया रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए जिस भी चीज़ का चुनाव है। इसके लिए पोलिंग पार्टीज बनाई जाती है, कुछ पावर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कुछ पावर दिए जाते हैं, और उन पावर्स का यूज करके चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, मेजरली सफल भी होता है। जब ये सब हो जाता है उसके अगले दिन, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद काउंटिंग और रिजल्ट। हमने देखा होगा सुबह 7 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, रुझान स्टार्ट हो जाते हैं, ईसीआई की वेबसाइट लेटेस्ट अपडेट होती है। फिर इसी बीच में लीगल फ्रेमवर्क और सुपरविजन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन का। काउंटिंग के दौरान संभावना है कि अपना कैंडिडेट हारते देखकर लोग विरोध करें, प्रदर्शन करें, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बने हुए हैं, लॉ एनफोर्स होता है, और सुपरवाइज के आधार पर ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो विजेता कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट ऑफ विनिंग दिया जाता है जिसपे जिला निर्वाचन अधिकारी का साइन होता है, जो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या कलेक्टर होते हैं देसी भाषा में। एमसीसी क्या होती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने जैसा आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करता है। सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। सिंपल कुछ गाइडलाइंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए सेट की हुई है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। एक चीज जैसे कहीं पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो ये होता है कि जो भी उस एरिया के क्षेत्र के छुटभइये गुंडे होते हैं उनको पहले तो पुलिस उठा लेती है, और एक चीज ये होती है कि जिसके पास लाइसेंसी हथियार होते हैं उनको अपने हथियार जमा कराने पड़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है आम जनता के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स एटसेट्रा के लिए। रेगुलेट्स कैंपेन बिहेवियर। कैंपेन के अंदर कोई झूठा प्रॉमिस आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते, जीत के बाद तुम्हें देख लूंगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप सरकारी कर्मचारी को नहीं दे सकते या किसी को भी नहीं दे सकते। स्पीच मैनिफेस्टो, आप स्पीच में क्या बोलेंगे, मैनिफेस्टो में क्या लिखेंगे, ये भी रेगुलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक लॉ नहीं है लेकिन एक पावरफुल टूल है। लॉ हमें बताता है कि क्या लीगली पनिशेबल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताता है कि क्या इलेक्टोरली एक्सेप्टेबल है। ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि लॉ टेल्स अस व्हाट इज लीगली पनिशेबल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी टेल्स अस व्हाट इज इलेक्टोरली एक्सेप्टेबल। रोल रिगार्डिंग पार्टी सिंबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक काम ये भी है कि वो पार्टी को सिंबल देती है और पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती है। अलग अलग पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां कही जा सकती है, कुछ नेशनल लेवल की पार्टियां कही जा सकती है, उनके सेट क्राइटेरिया हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी किस लेवल की है और उनको मान्यता देता है। अगर किसी को इलेक्टोरल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करानी है, कोई भी फ्रीली करा सकता है,
उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पार्टी रजिस्टर करानी पड़ेगी। सिंबल अलॉट करता है और फ्री और रिजर्व सिंबल की लिस्ट तय करता है। जैसे कांग्रेस का जो सिंबल है हैंड सिंबल, वो एक रिजर्व सिंबल है। इसी तरह बीजेपी का एक सिंबल है लोटस, वो एक रिजर्व सिंबल है। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो फ्री हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, जैसे पंखा, सिलेंडर, साइकिल तो आई थिंक है, मे बी आई एम नॉट, हाँ साइकिल तो है। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो फ्रीली यूज किए जा सकते हैं निर्दलीयों के द्वारा, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्राउंड पर कैसे काम करता है, मशीनरी क्या है, हमारी हायरार्की क्या रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो कि यूजुअली जिला कलेक्टर होता है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर यूजुअली थोड़े से लोअर रैंक का होता है, एसडीएम या एडीएम रैंक का। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, फिर बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, फिर ऑब्जर्वर्स होते हैं, फिर जो बूथ के अंदर पोलिंग पार्टी होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और काफी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कौन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है? मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कंडक्ट कराता है। पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर ईसीआई, बट ईसीआई डायरेक्टली ये चुनाव नहीं करवाता है। ईसीआई के पावर क्या है? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, चुनाव कंडक्ट कराना, चुनाव अनाउंस कराना, पूरी सेटअप कराना, व्यवस्थाओं को देखना। रेगुलेटरी पावर्स, एमसीसी कंडक्ट अप्लाई करना, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, रेगुलेटरी गाइडलाइंस। एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल पावर होती है, किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन या पिटिशन एटसेट्रा पर सुझाव दे सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर डिसीजन नहीं ले सकता। रेसिडुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, जिस जगह पर कोई कानून क्लियर नहीं है, कोई लॉ क्लियर नहीं है, कोई एक्ट क्लियर नहीं है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेगा। ब्रॉड अथॉरिटी है उन चीज़ों पर जिन चीज़ों के लिए कानून एकदम क्लियर नहीं है। कभी कभी किसी जगह पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ सकती है जिसको कानून के अंदर मेंशन नहीं किया गया, वहां पर स्वयं विवेक से निर्णय लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस समय पर इसकी पावर काफ़ी ब्रॉड है। दे हैव मच पावर्स फॉर दैट पॉइंट। क्या ईसीआई सबसे ज़्यादा पावरफुल संस्था है भारत में चुनाव कराने के लिए? ये एपेक्स बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन ये ऑल पावरफुल नहीं कही जा सकती है। स्ट्रॉन्ग है, बट पार्लियामेंट और कोर्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कानून पार्लियामेंट में बनेंगे, एक्ट पार्लियामेंट में बनेंगे, पिटिशंस एटसेट्रा का निपटान कोर्ट करेगा, जुडिशरी करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुडिशियल एडवाइजरी के तौर पे काम कर सकता है स्पेसिफिक इश्यूज पर, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन ऑल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रॉड पावर्स हैं जहां पर लॉ क्लियर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन, गुड नाइट।